Hey, welcome everybody. So today we are going to discuss some important model from our ecology. All we know that कि ecology के अंदर अलग अलग ecologists ने कुछ important models हमारे दिए हुए हैं, जिससे हम लोग ecology के अंदर जो important हमारा main focus center of focus होता है, that is organism and environment का interaction, उस चीज को हम लोग अच्छे से समझ पाए कि किस तरीके से हमारा एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सो बहुत सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से हमारा एक मॉडल आता है, दैट इज लॉट का वोल्टेरा मॉडल। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर लॉट का वोल्टेरा मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट थोड़ा सा बेसिक बना लेते हैं ताकि लॉट का वोल्टेरा मॉडल हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो इकोलॉजी के अंदर जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी का मतलब होता है कि इको एंड लॉजी, दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। एक है इको, दूसरा है लॉजी। इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कहें या हम कह सकते हैं होम, ठीक है। लॉजी का मतलब ऑल यू नो दैट इट इज काइंड ऑफ स्टडी. So whenever we talk about ecology, it means that we are going to talk about the branch of biology in which we are going to discuss the interrelationship in between the organism and the environment. Reason is because we are going to study our home. एंड होम मतलब हम लोग उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं, एक ऐसा जोन जिसमें हम लाइफ सस्टेन करते हैं, उसी में हम लोग अपना लाइफ सस्टेन, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। दैट्स व्हाई इकोलॉजी के अंदर हम लोग इंटरेक्शन स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। सो जब ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म की हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ इकोलॉजी. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी. क्यों? इससे पहले जब आपने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि सेल्स हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल से मिलके हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन बहुत सारे मिलके जब एक सिमिलर हम लोग कह सकते हैं पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और उन्हीं ऑर्गन सिस्टम का एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो इतना जो आपका है ना ऑर्गेनिज्म लेवल तक का ये जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज स्टडीड इन केस ऑफ जब हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं, है ना, वहां पे हम लोग ये चीज समझते हैं। जब हम लोग एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, किस तरीके से उनका बॉडी ऑर्गेनाइज है, तब हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। बट आफ्टर दैट जब इकोलॉजी की बात आती है तो हम लोग यहाँ से पार्ट इंक्लूड करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके हमारा स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब बहुत सारी स्पीसीज किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहती है, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की खास बात क्या है? दैट दे कैन इंटरब्रीड, वो इनब्रीडिंग कर सकते हैं, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर विद इन अ टाइम पीरियड. जब एक स्पीसीज रहती है तो हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन. बहुत सारी पॉपुलेशन से मिलके हमारा एक कम्युनिटी बनता है, और कम्युनिटी हमारा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब जहां पे बहुत सारी कम्युनिटी मिलके रह रही हो, और उन्हीं इकोसिस्टम से बनता है हमारा बायोम. इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड लाइफ सस्टेनिंग जोन, दैट इज बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर है जो जिसमें वो सारी कंडीशन आती हैं एनवायरनमेंट के, बायोटिक, एबायोटिक, वो सभी फैक्टर जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर हो गया, ठीक है। स्फीयर मतलब एक एरिया, स्फीयर मतलब पूरा मतलब कह सकते हैं अर्थ का वो जोन जिसमें लाइफ सस्टेन होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने येलो में आपको शो किया ना, ये इंक्लूड होता है इकोलॉजी के अंदर. इसलिए ऑर्गेनिज्म इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, और इसी का इंटरेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं. तो जब भी इकोलॉजी की बात आए तो हम यहाँ पे रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप. आप एक स्पीसीज को ले सकते हो, उसका इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कोई भी स्पीसीज है, अब वो स्पीसीज सिर्फ एनवायरनमेंट से तो इंटरेक्ट करता नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन दो तरीके का होता है. इंटरेक्शन इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, इंटरेक्शन हमारा इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉट सेलुलर,
और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है जी। अगर इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक है मतलब बहुत सारी स्पीसीज एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करती हैं, है ना, और इंट्रा स्पेसिफिक जब एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, तो हम लोग जब उनके इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें इंट्रा और इंटर दोनों को स्टडी करते हैं। ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंट्रा स्पेसिफिक की, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि उससे हम लोग समझ पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसे इंट्रा स्पेसिफिकली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ओ सॉरी, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि हम यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज की बात करने वाले हैं, ना कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक की, तो इंटर स्पेसिफिक के अंदर हमारे पास हम लोग कई सारे प्रोसेस यहाँ से पढ़ते हैं, है ना, कई सारे प्रोसेस पढ़ते हैं। जैसे कि आपने कुछ टर्म सुनी होगी कि किस टाइप का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी स्पीसीज है हमारी म्यूटालिज्म को शो करती है। म्यूटालिज्म का मतलब होता है प्लस प्लस का रिलेशन। अब ये प्लस प्लस क्या चीज है? प्लस प्लस का मतलब है कि इस रिलेशन के अंदर दो स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदे मिल रहे हैं, है ना, तो हो जाता है म्यूटालिज्म। ठीक है। दूसरा हमारा है कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म में होता है नेगेटिव, ओके ओके ओके, यस, पॉजिटिव जीरो का रिलेशन। एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, एक स्पीसीज को ना तो हार्म होगा ना ही कोई बेनिफिट होगा। फिर एक रिलेशन आता हमारा एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब यहाँ पे एक स्पीसीज को हमारा हार्म हो रहा है और एक स्पीसीज को यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन, भी इसमें से देखने को मिलता है कि बहुत सारी स्पीसीज ना जब एक ही हैबिटेट में रहती है ना, एक ही जोन में रहती है, तो एक दूसरे के साथ compete करती हैं। और ये कंपटीशन किसके लिए हो सकता है? आप देखिए, कंपटीशन किसके लिए होगा? आप लोग compete कर रहे हो, आप लोग कंपटीशन में हो, आप लोग अपनी जॉब के लिए compete कर रहे हो, आप अपने करियर के लिए compete कर रहे हो। वैसे ही ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के अंदर compete करता है शेल्टर के लिए। रोटी कपड़ा मकान, है ना, क्या चाहिए हमें? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। सो शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, इन सभी चीजों के लिए ही ऑर्गेनिज्म हमारे compete करते हैं। सो हम लोग आज जिस इंटर स्पेसिफिक रिलेशन की बात करने वाले हैं दैट इज कंपटीशन। बिकॉज इसी कंपटीशन को एक्सप्लेन करने के लिए लॉट का वॉलेटेरा मॉडल दिया गया है, जिसे हम कहते हैं लॉट का वॉलेटेरा मॉडल ऑफ कंपटीशन, राइट। अब ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि अगर हमारे पास किसी एरिया में दो स्पीसीज प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। अगर वो compete कर रही हैं तो एक स्पीसीज का अफेक्ट दूसरे पे क्या होगा, दूसरी स्पीसीज का अफेक्ट पहली स्पीसीज पे क्या होगा। ये हमें बताता है कि नेचुरल कंडीशन में अगर एक ही जोन के अंदर हमारी दो स्पीसीज रहेंगी तो उनमें से उनमें क्या रिलेशन दोनों के बीच में रहेगा। आपको एक और मॉडल देखने को मिलता है लॉट का वॉलेटेरा का, जिसे हम कहते हैं प्रेडेटर प्रे मॉडल। प्रेडेटर प्रे मॉडल इज अगेन इंपॉर्टेंट है ये, और ये प्रेडेटर प्रे मॉडल जो अगेन लॉट का वॉलेटेरा मॉडल ही है, लेकिन इसमें हम लोग प्रेडेटर का प्रे के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। दैट इज अ डिफरेंट मॉडल। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द कंपटीशन मॉडल दैट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन इन बिटवीन टू स्पीसीज। हम लोग दो ही स्पीसीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल कंडीशन के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होती है जिनमें compete होता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो ही स्पीसीज को एज अ स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर जोन के अंदर दो स्पीसीज प्रेजेंट है, उनका शेल्टर या हम कह सकते हैं उनके फूड के लिए उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो वो कैसे सस्टेन करेंगे, ये चीज हमें समझाएगा लॉट का वॉलेटेरा मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। ओके, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता हो कि भी लॉट का वॉलेटेरा मॉडल हमें क्या समझाता है। तो लॉट का वॉलेटेरा मॉडल हमें ये चीज एक्सप्लेन करता है दैट स्पीसीज कैसे compete करती हैं एक दूसरे के साथ, कैसे इंटरस्पेसिफिकली और इंट्रास्पेसिफिकली, दोनों तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं कि हाउ स्पीसीज compete to each other
इंटरस्पेसिफिकली, क्या उन पे एक दूसरे का अफेक्ट पड़ता है, कैसे वो एक दूसरे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, वो हम लोग यहाँ से प्रिडिक्ट करते हैं। सो लोटका-वोलेटरा मॉडल की हेल्प से हम लोग बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम लोग यहाँ से समझें। ठीक है। अच्छा, लोटका-वोलेटरा मॉडल से पहले जैसे हमने कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रोथ पैटर्न किस तरीके का कोई भी पॉपुलेशन या स्पीसीज शो करती है, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ पैटर्न पता है ना तो आप लोटका-वोलेटरा मॉडल को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या देख पाते हैं, हम इसमें रिलेशन ही तो देख रहे हैं कि एक स्पीसीज दूसरे की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है ना, दूसरे की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट डाल रही है। तो उसके लिए हमें ये भी समझना होगा कि नेचुरल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म किस टाइप का ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या स्पीसीज, ग्रोथ ऑफ स्पीसीज कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दूंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लोटका-वोलेटरा मॉडल को समझना है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ स्पीसीज की जब भी बात आती है तो स्पीसीज हमेशा जब भी ग्रो करेगा तो हमारे पास दो टाइप का ग्रोथ कर्व शो करता है, यानी कि ग्रोथ आपकी जियोमेट्रिक भी हो सकती है और अर्थमेटिक ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकती है। अब जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, ये चीज मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मतलब पॉपुलेशन का या स्पीसीज का जो ग्रोथ कर्व है वो हमें दो टाइप का मिलेगा, टू ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलेंगे। राइट, डार्विन का प्रिंसिपल याद है आपको? चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की कहानी में हमें एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था कि एवरी सिंगल स्पीसीज, एवरी सिंगल पॉपुलेशन ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर, हम लोग कह सकते हैं देयर स्पीसीज, मतलब वो अपनी, ओके let me explain it again. Every single species try to maximize their number of progeny, यानी कि हर एक सिंगल पॉपुलेशन इस अर्थ के ऊपर, चाहे वो छोटी सी आपके बैक्टीरिया हो या एक बड़ा हमारा हायर ऑर्गेनिज्म हो, सभी क्या ट्राई करते हैं, दे ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर पॉपुलेशन। मतलब वो इतना ज्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रिप्रोडक्शन वो कर सके। ओके, मैक्सिमाइज, ठीक है, कि वो अपनी पॉपुलेशन को मैक्सिमाइज कर सके। दे ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर पॉपुलेशन, यानी कि अगर उन्हें वो सारी कंडीशन मिले जो उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल है तो वो अपनी पॉपुलेशन को जितना चाहे उतना वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर हमेशा अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसी चीज को स्टडी करते हैं हमारे ग्रोथ कर्व के थ्रू। इसलिए नेचर के अंदर हमें दो ग्रोथ कर्व देखने को मिलते हैं। एक ग्रोथ कर्व वो होगा जहां हम मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो लिमिटिंग फैक्टर, कि नेचर के अंदर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अब आप मान के चलिए, अगर नेचर में कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो हमें चार्ल्स डार्विन के प्रिंसिपल के हिसाब से हमारी सारी की सारी पॉपुलेशन काम करेगी, मतलब वो अपनी पॉपुलेशन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी। अब अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज कर रही है मतलब ग्रोथ कंटिन्यूस होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म था, उसने डिवाइड के दो बनाए, उन्होंने आगे फिर और दो ऑर्गेनिज्म बना दिए, है ना, इन्होंने फिर और अगेन यहाँ से दो ऑर्गेनिज्म बना दिए, फिर इन्होंने यहाँ से चार ऑर्गेनिज्म बना दिए। मतलब ये कि पॉपुलेशन यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बढ़ेगी। ज्योमेट्रिक का मतलब समझते हो, यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर तो है नहीं। अब नेचर के अंदर जब तक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो हर एक पॉपुलेशन ये कोशिश करती है कि मैं अपनी प्रोजेनी को बढ़ाए जाऊं। ठीक है, तो हमें ग्रोथ पैटर्न कैसा मिलेगा, हमें ग्रोथ पैटर्न मिलेगा कुछ ऐसा कि आई वांट टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, ताकि हम लोग इसको प्लॉट की फॉर्म में समझ सकें। ठीक है जी, तो ये मान लो हमारा एक प्लॉट है जिसमें हम लोग ग्रोथ को देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करेंगे। तो इधर मैंने मान लिया, इधर मेरा है पॉपुलेशन का डेंसिटी, ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग में ना हमारा हाथ तंग है, हम लिखना चाहते हैं कुछ और लिखा जाता है कुछ और, सो आई होप यू डोंट माइंड दैट। So this is population density and here the time,
इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, क्यों प्लॉट किया, हमने ये देखना है कि टाइम जब चेंज हुआ तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी चेंज हुई। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, है ना, कि कितने डेंस है उस एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन रह रहे हैं, वो हम बताते हैं कि कितनी पॉपुलेशन हमारी डेंस है। ठीक है, तो हमें एक टाइम पीरियड में चेक करना है कि कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो पॉपुलेशन कितना डेंस हुई है, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा है। ठीक है, तो जब कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ना, तो हर एक ऑर्गेनिज्म इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और जब इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे हमारा प्लॉट कैसा मिलेगा। यहाँ पे हमारा प्लॉट जो मिलेगा दैट इज ऑफ जे शेप। जे शेप का मतलब समझते हो, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। मतलब यहां पे ग्रोथ ना एक्सपोनेंशियली हो रही है, जियोमेट्रिक ग्रोथ है ये, यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुए जा रहा है, दुगना हुए जा रहा है ना। तो इसमें हमें सिर्फ क्या फेज देखने को मिलेगी, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ दो फेज देखने को मिलेगी, एंड दीज आर, हियर इज लैग फेज एंड हियर इज लॉग फेज। देखो आपका लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब दूसरा ग्रोथ कर्व क्या होगा, हमने दूसरी कंडीशन ले ली कि भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एनवायरनमेंट में कोई लिमिटिंग फैक्टर ही ना हो। भैया कंपटीशन भी तो है, एनवायरनमेंट में दूसरी स्पीसीज भी तो है, और हमें पता है कि नेचुरल कंडीशन में हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई हमारा लिमिटिंग फैक्टर होता ही है। तो अगर लिमिटिंग फैक्टर एनवायरनमेंट में है तो हमारा पॉपुलेशन या स्पीसीज कैसा ग्रोथ कर्व शो करेगा, लिमिटिंग फैक्टर इज देयर। और अगर लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे है तो अब ये ग्रोथ जो कि ऐसे बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जाती, क्या ये बढ़ती चली जाएगी? नहीं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों? मान लिया उस स्पीसीज को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी आ गई। अब बढ़ते जाएंगे, ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले जाएंगे, तो सबको फूड भी तो प्रोवाइड करना है, सबको शेल्टर भी तो प्रोवाइड करना है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि आप नेचर में आपका फूड कभी खत्म ही ना हो, शेल्टर ही खत्म ना हो, ये तो खत्म तो होगी। तो अब हमारा ग्राफ कैसा होगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमें। हियर इज आवर ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में हमारा प्लॉट कुछ ऐसा जाएगा कि एक टाइम तक तो यस ऑफ कोर्स हमारी लिमिटिंग ग्रोथ नहीं, हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर ऑफ कोर्स तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रोथ हमारी स्टेशनरी हो जाएगी, एक टाइम पे जाके वो रुक जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सी फेज देखने को मिलेगी, यहाँ है हमारा पॉपुलेशन का डेंसिटी। आई होप आप समझोगे। इधर है हमारा टाइम के साथ हमने प्लॉट किया, तो यहाँ पे हमें कौन सी फेज देखने को मिलेगी, हियर इज लैग फेज। लैग फेज वो होता है जिसमें पॉपुलेशन या स्पीसीज अपने नंबर को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करती है। लॉग फेज वो होता है जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, जहाँ पे अनकंटिन्यूअस डिवीजन होता है, नंबर इंक्रीज होता है। और ये सबसे ऊपर आ गया हमारा स्टेशनरी फेज, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टेडी फेज आ गया है, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज नहीं हो पा रहा, रुक गया है ना। तो इस ग्रोथ कर्व को हम कहते हैं एस शेप ग्रोथ कर्व। एज यू कैन सी दिस कर्व इज लाइक एस शेप, इसलिए एस शेप ग्रोथ कर्व हो गया। और इसी ग्रोथ कर्व को हम लोग अर्थमेटिक कर्व भी कहते हैं। अर्थमेटिकली क्योंकि इसमें हमारा जो पॉपुलेशन का साइज है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज नहीं होता, लिमिटिंग फैक्टर की वजह से कुछ पॉइंट को जाके डिक्रीज हो जाता है। दूसरा, इसी को हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और यहां ये जो है आपको जे शेप दिख रहा है, सो दिस इज जे शेप कर्व, इसी को हमने ज्योमेट्रिक कर्व कहा, है ना। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूअस हमारा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम लोट का वॉलेटेरा मॉडल की तरफ। लोट का वॉलेटेरा मॉडल हमारा जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिस ग्रोथ कर्व पे बेस्ड है, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के ऊपर हमारा लोट का वॉलेटेरा मॉडल है, इसलिए उसे समझना जरूरी था।
अच्छा, यहाँ से एक इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रोथ कर्व हो रहा है तो हमें सिर्फ ग्रोथ की यहाँ से प्लॉट को देख के हम लोग डिपिक्ट नहीं कर सकते ना कोई हमारी इक्वेशन तो होगी, उस इक्वेशन के हिसाब से तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा है, उसी के हिसाब से तो हम समझ पाते हैं कि पॉपुलेशन कितना ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए जी, हम एक हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो जे शेप ग्रोथ कर्व की जब बात आती है तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो पॉपुलेशन की डेंसिटी, यानी कि मैं उसको डिपिक्ट कर लूं डीएन से। मान लो ये मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, कि मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। यहाँ पे मैंने टाइम को डिपिक्ट कर लिया टी से। तो प्लॉट मैंने किसके बीच में किया, टाइम कितना चेंज हो रहा है और डेंसिटी के बीच में। तो मैं यहाँ पे प्लॉट का इक्वेशन अगर मैंने बनाना है तो मैं लिख सकती हूँ dn अपॉन dt। ओहो, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ओके, dn अपॉन dt, क्योंकि हमने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है, चेंज इन टाइम के बीच में और चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में। भाई यही चीज तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ में मेजर कर रहे हैं ना, कि टाइम के साथ कितना पॉपुलेशन का डेंसिटी वैरी कर रहा है। अभी किसके बराबर होगा, r हमारा ग्रोथ रेट है, क्योंकि हर पॉपुलेशन का, हर स्पीसीज का अपना एक ग्रोथ रेट होता है, सो r, और r के बाद हमारा आएगा n, यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन या कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, कि किसी टाइम t पर उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी। तो जे शेप कर्व में हमारा ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन हमें बताता है कि कितना ग्रोथ होगा, वो आपका होगा dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, जहां पे r इट इज द ग्रोथ रेट, कि किस रेट से ग्रोथ हो रहा है, या हम कहें इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या n हमारा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, किसी टाइम t पर हमारा डेंसिटी कितना है, ठीक है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ हमारा कैसा है, मतलब इसका इक्वेशन कैसा होगा, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ना एस शेप कर्व की, यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। इस लिमिटिंग फैक्टर को डिपिक्ट करने के लिए हम लोग एक टर्म इंक्लूड किया हुआ है जिसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। यस, जब भी लिमिटिंग फैक्टर एनवायरनमेंट में होंगे तो मतलब उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किसी स्पीसीज का एक कैरिंग कैपेसिटी होगा कि उस लिमिट तक ही वो एनवायरनमेंट उस स्पीसीज को हम लोग कह सकते हैं उसको सस्टेन कर सकता है, उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक एनवायरमेंटल कंडीशन है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में हमारे पास 10 लोगों के लिए, एक हमारे पास पॉपुलेशन, एक स्पीसीज हमारे पास, उसके 10 ऑर्गेनिज्म के लिए खाना है ना। तो जब तक वहां पे ऑर्गेनिज्म का नंबर 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, तो एनवायरमेंट में आराम से रह सकते हैं, अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब नंबर बढ़ गया, हमारा 12 हो गया, 13 हो गया, लेकिन हमारे पास तो फूड सिर्फ 10 ऑर्गेनिज्म के लिए था, लेकिन ऑर्गेनिज्म के नंबर हो गए 12। तो क्या वहां पे वो लाइफ सस्टेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन हमेशा होगा ही होगा। तो जब भी लिमिटिंग फैक्टर की बात आती है तो वहां पर हमारा एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, कि हर एनवायरनमेंट का एक कैरिंग कैपेसिटी है, उस पर्टिकुलर जोन का एक कैरिंग कैपेसिटी है कि उस ऑर्गेनिज्म की इतने नंबर ऑफ स्पीसीज, उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही वो सस्टेन कर सकता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक कैरिंग कैपेसिटी है। उस कैरिंग, देखो यहाँ पे आप समझोगे इस जोन में, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला जो जोन दिख रहा है ना आपको, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ तक कैरिंग कैपेसिटी अटेन नहीं की थी ऑर्गेनिज्म, इसलिए जे शेप का ग्रोथ कर्व दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लेकिन यहाँ के बाद जब कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नंबर बढ़ने लगा तो स्टेशनरी फेज आ जाती है। तो ये जो हमारा साइन है ना, जहां तक जे, यानी कि जहां तक जे शेप का कर्व में नजर आता है, यहां तक कि हमारा कैरिंग कैपेसिटी है या के है, ठीक है, हियर इज कैरिंग कैपेसिटी। राइट, अब हम लोग यहां से इक्वेशन लिख ले। हमारा इक्वेशन कैसा होगा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ये तो जे शेप में था, लेकिन अब एक और टर्म इंक्लूड हो गया, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या देखेगा कि कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना, वो चीज तो इंश्योर करेगा। तो के कैरिंग कैपेसिटी में से मान लो हमने नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया अपॉन में के, तो हमारे पास आ जाएगा ना कि कितना ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन का। राइट, समझ में आ गया। सो दिस इज योर लॉजिस्टिक ग्रोथ
कर्व का इक्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा लॉटका वोलेटेरा मॉडल काम करता है। सो मेक श्योर आप इस चीज को, इक्वेशन को याद रखें। वापस चलते हैं लॉटका वोलेटेरा मॉडल पे। आई एम श्योर आपको इससे अब बेटर समझ में आएगा। ओके तो हमारा इक्वेशन हम लोग यहाँ से नोट डाउन कर ले कि हमें क्या इक्वेशन मिला था, dn/dt इक्वल टू rn। आई एम श्योर अभी आपको ये भी पता है कि कौन सी चीज हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी इक्वेशन के ऊपर हमारा लॉटका वोलेटेरा मॉडल बेस्ड है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लॉटका वोलेटेरा मॉडल को। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ से ऐड कर दूं, जब हम लोग यहाँ पे जे शेप कर्व की बात करते हैं, चलिए उसे रहने दीजिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। यस, अब बात करते हैं लॉटका वोलेटेरा मॉडल। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि लॉटका वोलेटेरा मॉडल हमें क्या चीज बताता है कि दो स्पीसीज कंपीट कैसे कर रही हैं, वो चीज हमें बेटरली समझ में आए तो वो हमें ये चीज बताता है। ठीक है, तो लॉटका वोलेटेरा मॉडल से हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो स्पीसीज है क्या वो स्टेबल एग्जिस्टेंस दिखाएंगी, क्या वो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस दिखाएंगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस दिखाएंगी, एग्जिस्टेंस, ओके, या वो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस दिखाएंगी, या फिर वो एक दूसरे से कंपीट करेंगी, कंपटीशन दिखाएंगी। तो ये चीज हम लोग ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे ऑफ कोर्स। तो उससे पहले एक चीज समझनी जरूरी है। अब इस चीज को, इस इक्वेशन को अगर हम यहां से प्लॉट करें तो देखिए, जब भी हम लोग मतलब किसी मॉडल को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हम ग्राफिकल फॉर्म में उसे ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, इसलिए हम लोग को ग्राफ देखने को मिलता है जब भी किसी मॉडल की बात आती है ना। तो मान लीजिए मेरे को दो स्पीसीज के बीच में रिलेशन देखना है लॉटका वोलेटेरा मॉडल की हेल्प से। ठीक है, तो मुझे रिलेशन देखना है, तो सबसे पहले मैं क्या मान लूं, मैं मान लूं कि अगर मेरे पास मान लो दूसरी स्पीसीज का पहली स्पीसीज पे कोई भी यहाँ पे अगर, ओके, सबसे पहले एक चीज हम लोग यहां से करते हैं। देखो लॉटका वोलेटेरा मॉडल में जैसे मैंने कहा कि हमेशा अगर हम दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन दे रहे हैं तो पहली स्पीसीज का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा हमारी दूसरी स्पीसीज पे, दूसरी स्पीसीज का यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा हमारी पहली स्पीसीज पे। तो जो पहली स्पीसीज का इफेक्ट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, राइट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज टू, इसको हम यहां समझते हैं। रिजर्व स्पीसीज 1, ये हमारी स्पीसीज 2, और ये हमने देखा इन पे रिलेशन, एंड दिस इज हियर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। अब ये बीटा और अल्फा क्या है, अल्फा हमें बताता है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को हम लोग अल्फा 2-1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एरो दिखा रहा है, एरो क्या चीज दिखा रहा है कि इसका इफेक्ट यानी कि स्पीसीज 1 का इफेक्ट स्पीसीज 2 पर, स्पीसीज 1 क्या इफेक्ट डाल रही है स्पीसीज 2 पर। मान लो मैं इनको प्रे और प्रेडेटर ही मान लू, मेरी स्पीसीज 1 प्रे है, स्पीसीज 2 मेरा प्रेडेटर है। आपको पता है कि एनवायरमेंट के अंदर प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप ना कुछ ऐसा होता है, प्रे और प्रेडेटर की जब भी रिलेशन की बात आती है उनका रिलेशन हमेशा ऐसे चलता रहता है। ओके, हम स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं पर ये स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही है, पेन हमारा थोड़ा सा जिद्दी हो गया है, काम नहीं कर रहा है। यस, प्रे और प्रेडेटर का जो रिलेशन है आपको नेचर में कैसे दिखेगा कि मान लो ये मेरा प्रे का स्पीसीज है, प्रे का पॉपुलेशन है, ये कुछ ऐसे कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्रेडेटर का स्पीसीज भी आप देखोगे वो भी कुछ इस तरीके का इफेक्ट शो करेगा कि वो भी इसके साथ में यहाँ पे बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, इनका रिलेशन हमेशा ऐसे चलता रहता है। ये मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये हो गया मेरा टाइम के साथ, मतलब एक पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अगर एनवायरमेंट में प्रे का नंबर घटा तो प्रेडेटर का भी नंबर घट जाएगा, प्रेडेटर का नंबर घटा तो हमारा प्रे भी उस तरीके से अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा। मतलब इनका जो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन का साइज है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आप ये देखिए प्रे क्या करता है, प्रेडेटर जो है वो प्रे को कैप्चर करता है ना। मान लो एनवायरमेंट के अंदर प्रे खत्म हो गए है ना, तो प्रेडेटर की पॉपुलेशन क्या बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, उन्हें फूड नहीं मिल पा रहा ना, तो वो हमारी लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। ऐसे ही एनवायरमेंट के अंदर अगर प्रेडेटर खत्म हो गए तो बहुत सारे प्रे हो जाएंगे, और प्रे अगर हो जाएगा तो वो दूसरी पॉपुलेशन को भी हार्म करेगा, और ऐसे हमारे कुछ और प्रेडेटर्स उनके ऊपर आके फीड करने लगेंगे है ना।
तो एक पॉजिटिव रिलेशन होता है इनके बीच में। तो हम लोग लॉटका वोलेटेरा मॉडल में ऑफ कोर्स दोनों के बीच में रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें ये फैक्टर इंक्लूड करना बहुत जरूरी है कि स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक ही एनवायरमेंट में रह रहे तो उनका इफेक्ट तो देखना पड़ेगा। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से, अल्फा जिसको हम लोग अल्फा 21 भी लिख सकते हैं। अल्फा 21 का मतलब है 1 का इफेक्ट 2 पे, बीटा हमारा इफेक्ट बताता है कि स्पीसीज 2 का इफेक्ट स्पीसीज 1 पे क्या पड़ रहा है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा 21 से, अल्फा 12 से, मतलब 2 का इफेक्ट 1 के ऊपर। ठीक है, तो अब आपके लिए थोड़ा सा शायद इजी हो जाए। अब हम लॉटका वोलेटेरा मॉडल को समझते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा, स्पीसीज 1 का इफेक्ट स्पीसीज 2 के ऊपर, दो चीजें हमने यहां से इंक्लूड करी। एक हमने कहा अल्फा, दूसरा है हमारा दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। ठीक है, ये हमने चीज इंक्लूड करी। तो अल्फा हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपटीशन कोफिशिएंट है ये, दिस इज कंपटीशन कोफिशिएंट। और ये कंपटीशन कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। ठीक है, बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम, एंड ये आपका इनहिबिटरी इफेक्ट दिखा रहा है ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग अल्फा 21 भी लिख सकते हैं और अल्फा 12 बीटा को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिन्हें हम स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो हमें मान लीजिए कि मेरी वो इक्वेशन आपको याद है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली इक्वेशन आपको याद है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू Rn कैरिंग कैपेसिटी माइनस टोटल पॉपुलेशन अपॉन में पॉपुलेशन। ये हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखा रहा है कि किसी भी स्पीसीज का लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होगा। ठीक है, यहाँ से हम कुछ कंडीशन लेके चलेंगे। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है, लॉटका वोलेटेरा जिसको एक्सप्लेन करेगा। पहला मान लीजिए अगर मेरा स्पीसीज, इफ स्पीसीज 1 इज ग्रोइंग अलोन, मान लीजिए मैंने कंडीशन ले ली, एनवायरमेंट में मैंने स्पीसीज 2 का इफेक्ट मैंने निल मान लिया, 0 मान लिया कि उसका इफेक्ट कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा, और मेरी स्पीसीज 1 सिर्फ अकेले ग्रो कर रही है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर लूँ, स्पीसीज 1 है मेरी, तो मैंने dn1 लिख लिया, dt लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे R1 लिख लिया मैंने, क्योंकि हम स्पीसीज 1 की बात कर रहे हैं, R1 N1, ये मेरा लॉजिस्टिक ग्रोथ ही, मतलब मेरा ये इक्वेशन ही है जिसको मैं लिख रही हूँ। ठीक है, डोंट कंफ्यूज, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1 N1 अपॉन में कैरिंग कैपेसिटी के साथ हमने इक्वेशन लिखी, ये मेरा इक्वेशन होगा, है ना। ठीक है, मेरा ग्राफ कैसा होगा, देखिए यहाँ पे मेरा ग्राफ कैसा होगा, मान लीजिए मेरा स्पीसीज अकेला ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो मेरा स्पीसीज अगर अकेला ग्रो कर रहा है, स्पीसीज 2 को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो मेरा ग्राफ कैसे होगा, मान लो इधर मैंने लिखा पॉपुलेशन N1 और इधर मेरा हो गया पॉपुलेशन N2। ठीक है, माना मैंने स्पीसीज 2 जो है उसको मैंने कांस्टेंट माना है, बट उसको हम लोग अगर ग्राफ की फॉर्म में यहाँ से प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या चीज होगा, हमें ग्राफ कैसा मिलेगा। अच्छा, ये आपको अभी समझ में आई एम श्योर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ और टर्म्स हमारे इंक्लूड होंगे, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे K1 और यहाँ से हमारा होगा K1 अपॉन अल्फा 12। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा धीरे मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि अगर मैंने स्पीसीज 1 को अकेले ग्रो किया तो मेरा इक्वेशन क्या हुआ, मेरा इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, अब मैं दूसरा कंडीशन, इसी कंडीशन को स्पीसीज 2 के लिए ले लूँ, है ना। तो मैंने ले लिया कंडीशन 2 कि मेरा स्पीसीज 2 जो स्पीसीज है वो अकेला ग्रो कर रहा है, अलोन। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन कैसा होगा, dn अपॉन 2 dt इज इक्वल टू R2 N2 K2 माइनस N1 अपॉन में N2 N2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन होगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आपको इंक्लूड करनी है, देखिए ये तो कंडीशन थी जब दोनों स्पीसीज का कोई इफेक्ट नहीं था एक दूसरे के ऊपर, हमने कांस्टेंट रखा।
लेकिन अगर मैं पहली स्पीसीज का इफेक्ट देखूंगी सेकंड के ऊपर, तो उस चीज को मैंने यहाँ पे ऑफकोर्स अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उसको मैं कैरिंग कैपेसिटी 1 अपॉन में अल्फा 1 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, जो मेरा ये चीज दिखाएगा कि स्पीसीज 2 का 1 के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये टर्म भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, ताकि मुझे ये समझ में आए कि स्पीसीज 2 का 1 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। और वहीं अगर मुझे 2 के कंटेक्स्ट में ये बात करनी है तो मैं लिखूंगी K2 अपॉन में अल्फा 2 1, मतलब स्पीसीज 1 का 2 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो मेरे को ये टर्म भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो अब मान लो मैंने एक ऐसा कंडीशन ले लिया जहां मेरा दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहा है। ठीक है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ ग्रो कर रही है, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, मेरी इक्वेशन यहाँ से क्या होगी। आई एम श्योर आपको थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आई एम डैम श्योर कि इस लेक्चर के बाद डेफिनेटली आपको लोड का वोलेटेरा मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंडीशन थर्ड हमने क्या ले लिया, बोथ स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 ग्रोज टुगेदर। इन दोनों को अगर मैंने साथ में उगाया, ये दोनों मेरी एनवायरनमेंट में अगर एक साथ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है या तो कम्पीट करेंगे या ये सस्टेन करेंगे, है ना। तो मेरा इक्वेशन कैसा होगा, पहले मैं इक्वेशन देख लूं। ठीक है, इन टर्म ऑफ स्पीसीज सेकेंड मेरा इक्वेशन कैसा होगा, स्पीसीज 1 के टर्म में मेरा इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन था मेरा, dn1 अपॉन dt r1 n1। ऑफ कोर्स आपको ये टर्म भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि दूसरी स्पीसीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है पहली स्पीसीज पे, क्योंकि हम उसकी ग्रोथ को भी तो देखेंगे ना। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे मेरा इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हुआ यहाँ पे, K1 माइनस N1, ये तो मैंने u का u चीज देखा, मेरी पुरानी इक्वेशन से उठा लिया, लेकिन मुझे ये कंपटीशन कोफिशिएंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया अल्फा 1 2, साथ में दूसरी पॉपुलेशन का इफेक्ट देखना है तो ऑफ कोर्स ये फैक्टर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, अपॉन में कैरिंग कैपेसिटी, और ये मेरा हो गया पूरा इक्वेशन। ठीक है, अगर मैंने दोनों स्पीसीज को एक साथ ग्रो किया तो ये जो साइन है ना, ये ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इफेक्ट ऑफ स्पीसीज सेकेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1। राइट, सेम ऐसे ही मैं मेरी दूसरी इक्वेशन लिख लेती हूँ स्पीसीज सेकेंड के लिए, कि स्पीसीज सेकेंड की इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, तो dn2 अपॉन में dt इक्वल टू r2 n2, और इक्वेशन क्या होगा K2 माइनस N2 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा, खाली अल्फा भी लिख सकती हूँ और मैं अल्फा 2 1 भी लिख सकती हूँ। रीजन इज क्योंकि बीटा का मतलब क्या था, बीटा का मतलब यही तो था 2 1 के इफेक्ट ऑफ 1 2 1 स्पीसीज का, फर्स्ट स्पीसीज का दूसरे के ऊपर इफेक्ट, है ना। और ये हो गया मेरा N1 यानी कि पहली पॉपुलेशन अपॉन में K2। राइट, ये मेरा इक्वेशन हो गया, है ना। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट की फॉर्म में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या थी कि मैंने स्पीसीज को यहाँ से अकेला अगर मैंने ग्रो किया, दूसरी कंडीशन को मैंने कांस्टेंट लिया, तो मेरा ग्रोथ का जो प्लॉट है वही जो मैंने पहले ड्रॉ किया था उसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। कि मान लो मैं स्पीसीज फर्स्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो स्पीसीज फर्स्ट का मुझे देखना है, तो N1 मेरा इधर हो गया, इधर मेरा N2 हो गया। ठीक है, और मेरे को ये एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट मिल रहा है। ठीक है, मैंने एक आइसोक्लाइन ड्रॉ कर लिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, दिस इज आइसोक्लाइन। अब ये आइसोक्लाइन क्या होता है, देखिए आइसोक्लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, आइसोक्लाइन एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है कि इक्विलिब्रियम हमें एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इसे पॉपुलेशन साइज का इक्विलिब्रियम, एक्सपेक्टेड इक्विलिब्रियम ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि अगर अबंडेंस ऑफ द सेकंड स्पीसीज हमने कांस्टेंट रखी ना, तो हमारी पहली स्पीसीज का इक्विलिब्रियम कितना होगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मान लीजिए हमने हमारी N2 स्पीसीज को कांस्टेंट रखा, जो कि मैंने यहाँ पे पहली कंडीशन थी ना, मैं उसका प्लॉट आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, मान लो मैंने इसको आइसोक्लाइन, मैंने इसको कांस्टेंट रखा, तो मेरे को ऐसा आइसोक्लाइन मिलेगा। ठीक है, तो आपको आइसोक्लाइन के बारे में ना एक चीज बात याद रखनी है, अगर लॉट का वोलेटेरा को आपको समझना है ना, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी, इस आइसोक्लाइन को हम लोग कहते हैं जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन। ठीक है, अब ये प्लॉट किसके बीच में है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे N1 पॉपुलेशन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे K1 आएगा, है ना, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी हमारा किसका
वन स्पीसीज का। और इधर के टर्म पे अगर हम पॉपुलेशन एन की बात कर रहे हैं, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, स्पीसीज 1 के लिए हमारा ग्राफ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा क्या टर्म आएगा, K1 अपॉन में अल्फा 2 1 आएगा, सॉरी 1 2 आएगा, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज सेकंड ऑन 1, तो इधर हमारा क्या आ गया, K1 अपॉन अल्फा 1 2, ठीक है, राइट, ये चीज है। तो ये आइसोक्लाइन को हम लोग जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन कहते हैं। और जब भी आप लोटका वॉलेटेरा मॉडल पढ़ रहे हो ना, तो इस जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन के बारे में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन में इस आइसोक्लाइन के अबोव वाला जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो एरिया है, ये सारा जो एरिया है, ये है इस आइसोक्लाइन के अबोव, है ना। इस आइसोक्लाइन के नीचे वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया इस आइसोक्लाइन के नीचे है। तो ये अबोव वाला एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अबोव, अगर मान लो कोई पॉइंट मेरा यहां आ जाता है तो ये क्या डिपिक्ट करेगा, आइसोक्लाइन के ऊपर है, मतलब यहां पर मेरा पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मेरा कोई पॉइंट मुझे आया बिलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट आपको लोटका वॉलेटेरा मॉडल समझने में हेल्प करेगा, तो आप इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। फिर अगर इस आइसोक्लाइन में मान लो मुझे यहां पे दो पैरेलल लाइन मिल गई, ठीक है, एक और मुझे एक और यहां से पैरेलल लाइन मिल गई मान लो, जब भी हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है हमारा पेन काम नहीं करता। मान लो ये दो पैरेलल लाइन मिल गई, तो ये पैरेलल लाइन क्या डिपिक्ट करेगी, देखिए ये पैरेलल लाइन डिपिक्ट करेगी, दिस पैरेलल आइसोक्लाइन रिजल्ट इन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब कि इनके बीच में यहाँ कंपटीशन होगा, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन दो देखने को मिली, एक आइसोक्लाइन हो गया मेरा स्पीसीज 1 का, दूसरा आइसोक्लाइन मुझे मिलेगा स्पीसीज 2 का। ये कब मिलेगा, जब मैं दोनों स्पीसीज को सेम एनवायरनमेंट में अगर मैं स्टडी करूंगी तो। और अगर मुझे पैरेलल लाइन मिलती है मतलब उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। और अगर मुझे मिली क्रॉस लाइन, ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस करें, यानी कि ये आइसोक्लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मान लो यही यहाँ मुझे अगर ये पैरेलल लाइन मिली और ये एक दूसरे को ऐसे ये अगर ऐसे ओके, थोड़ा सा इसको अच्छे समझने के लिए मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ। मान लो मेरे को एक लाइन मिली ये और मेरे को दूसरी लाइन मिली ऐसे, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो अगर ऐसी लाइन हमें मिली जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उसका मतलब यहाँ पे इनका एग्जिस्टेंस कैसा है, स्टेबल एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है लोटका वॉलेटेरा मॉडल का, कि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, उसे समझोगे, तो आपको एक मेन पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे इस चीज को समझने में कि हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आइसोक्लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है, आइसोक्लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, वो चीज को डिपिक्ट करेगा कि पॉपुलेशन इस एरिया में हमारी डिक्रीज हो रही है। अगर आप N1 के आइसोक्लाइन के बाहर पॉइंट देखते हो तो N1 की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अगर N2 के रिस्पेक्ट में हमारा पॉइंट देख रहे हो तो N2 की स्पीसीज डिक्रीज होगी, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग डिफरेंट कंडीशन को लेके, ठीक है। यस, यहां से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंपटीशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि दो स्पीसीज है, उन दोनों का हमने इंटर रिलेशनशिप स्टडी करना है।
अभी तक हमने ये समझा कि ग्रोथ कर्व कैसा वो शो करती है, और अगर वो नेचुरल कंडीशन में एक दूसरे के साथ एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रही है तो वो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डालती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा 1 से। अल्फा के लिए हमने कहा अल्फा को हम लोग 1 2 भी लिख सकते हैं और बीटा को हम अल्फा 2 1 भी लिख सकते हैं, जिसमें लास्ट वाला हमारा दूसरे के ऊपर इफेक्ट बता रहा है। ये भी बात हमने क्लियर करी। फिर हमने इक्वेशन देखी कि क्योंकि वो लॉजिस्टिक ग्रोथ, नेचर के अंदर में लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, तो हर एक स्पीसीज का कैसा हमें ग्रोथ कर्व मिले, कैसी हमारी इक्वेशन बनेगी, वो चीज हमने देखी। ठीक है, लोड-का-वोलेटेरा मॉडल में क्या बताता है, देखिए लोड-का-वोलेटेरा मॉडल में हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें हम दो स्पीसीज लेते हैं, हम दोनों के बीच में देखते हैं कि वो कैसा एक दूसरे का रिलेशन दिखाएगी। तो ये अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो लोड-का-वोलेटेरा मॉडल, देखो नेचर के अंदर 3 कंडीशन हो सकती है ना। लोड-का-वोलेटेरा मॉडल को 2 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, है ना। हमने कहा नेचर के अंदर 3 कंडीशन हो सकती है। आप अपने दोस्त के साथ किसी फ्लैट में रह रहे हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आपके रूममेट के साथ अच्छी खासी बन सकती है, मतलब वहां पे स्टेबल एग्जिस्टेंस हो गया कि दोनों आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपका स्टेबल एग्जिस्टेंस हो गया, एक दूसरे के साथ आपकी बहुत अच्छी खासी बनती है। मान लो एक ऐसी कंडीशन है कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती, आप एक दूसरे के साथ झगड़ते हो, है ना। अब दोनों में अच्छे खासे झगड़े होते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे अनस्टेबल एग्जिस्टेंस है ना। एक और कंडीशन हो सकती है जहां पे आप दोनों को एक ही लड़की पसंद आ गई है, आपको एक लड़की अगर पसंद आ गई है तो आप दोनों में देखने को मिलेगा कंपटीशन, कि आप एक दूसरे के साथ कंपीट करोगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस, या हम कहें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो ये 3 कंडीशन आपको नेचर के अंदर भी देखने को मिलती हैं जब 2 स्पीसीज हमारी सेम एनवायरमेंट के जोन में रहेंगी, तो है ना। उसी चीज को हम लोग अपने ग्राफ से समझेंगे, यानी कि लोड-का-वोलेटेरा मॉडल से समझेंगे। ठीक है, लोड-का-वोलेटेरा मॉडल का मैंने आपको अभी एक ग्राफ अभी समझाया था कि अगर हम एक स्पीसीज की बात करते हैं तो हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा, यानी कि हमारा आइसोक्लाइन हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल एक ही स्पीसीज की, जब हमने दूसरी स्पीसीज को कांस्टेंट माना है कि उसका अबंडेंस कांस्टेंट है, तो ठीक है। तो इसमें एक साइड में हमारा कैरिंग कैपेसिटी होता है और दूसरा जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है K1 और हमारी दूसरी स्पीसीज का इसके ऊपर इफेक्ट। ठीक है, ये था एक कंडीशन जब मेरी सिर्फ स्पीसीज 1 प्रेजेंट थी। ऐसे ही मैं स्पीसीज 2 के लिए अगर बनाऊं तो मेरा आइसोक्लाइन ऐसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि मेरे को अगेन यहाँ पे मेरा N1 का पॉपुलेशन, यहाँ N2 का पॉपुलेशन, तो अब मेरा आइसोक्लाइन के पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट करेगा K2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेकंड स्पीसीज, और ये प्रेजेंट करेगा K2 अपॉन में अफेक्ट ऑफ सेकंड फर्स्ट स्पीसीज का किसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ K2 अपॉन में K21, ठीक है, अल्फा 2 1, राइट, ये चीज। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इन दोनों के ग्राफ को कंबाइन कर दिया। पहले ये दोनों अलग अलग फ्लैट में रह रहे थे, अब मैंने कहा कि भाई तुम दोनों एक फ्लैट में रहो। अब अगर आप एक ही फ्लैट में रहोगे तो ये कंडीशन होगी, है ना। अब इन्हीं कंडीशन को हम उस ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, तो अब मुझे ग्रोथ कैसा देखने को मिलेगा, मैंने आपको रिजल्ट पीछे लिखवा दिए थे, तो या तो आपको वहां पे पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगी, है ना। जब भी स्टेबल को एग्जिस्टेंस होगा, तो याद करो मैंने क्या कहा था, स्टेबल एग्जिस्टेंस कब मिलेगा, जब पैरेलल लाइंस मिलेंगी, यानी कि दोनों पॉपुलेशन के आइसोक्लाइन कैसे होंगे, सॉरी स्टेबल में क्रॉस करेंगे, क्रॉस ईच अदर, क्रॉसिंग आपको देखने को मिलेगी। दोनों की आइसोक्लाइन अगर एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, मतलब ये पहले का आइसोक्लाइन है, ये दूसरी का आइसोक्लाइन है, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कैसा एग्जिस्टेंस है, स्टेबल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा इसको हम समझे स्टेबल एग्जिस्टेंस कैसे होगा, अच्छे से समझे, चलो समझेंगे। पहले हम यहाँ पे मेन पॉइंट देख लेते हैं। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस कब होता है कि क्रॉसिंग तो वहां पे होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी स्पीसीज हमारी क्या होती है, यहाँ पे कोई भी मतलब डोमिनेंसी, वो एक जोन में अलग डोमिनेंस दिखा रहा है, एक जोन में अलग, तो क्रॉसिंग तो हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होगा, ये भी हम समझेंगे। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कब होगा, जब दोनों हमारे पैरेलल होंगे, आइसोक्लाइन जब पैरेलल होंगे तो हमारे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होगा। ठीक है,